एवरीवन, आप देख रहे हैं फिजियो क्लासरूम चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिनको शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस हो जाती है, उनको हम ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कराएं और कौन कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें जिससे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स जल्दी से जल्दी बिना किसी सहारे के अपने आप बैठने लगें। बहुत से स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर ये देखा जाता है कि जब उन्हें पैरालिसिस हो जाती है और उसके बाद जब उन्हें पहली बार बिठाने की कोशिश की जाती है तो बहुत से पेशेंट्स खुद से अपना बैठकर बैलेंस बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं। उन पेशेंट्स को किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब खुद से बैलेंस ना बना पाने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि अगर जैसे हम मान लें कि मेरा लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है तो या तो वो पैरालिसिस की साइड में गिर रहे होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रोक का पेशेंट जो साइड नॉर्मल है जैसे कि मेरी राइट साइड, उस साइड की तरफ गिर रहे हों। बहुत से स्ट्रोक के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वो पीछे या आगे की तरफ भी गिर रहे होते हैं। अब ऐसा होने के जो कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं वो ये हो सकते हैं कि जब पेशेंट पैरालिसिस की साइड गिर रहा होता है तो उसका पैरालिसिस का साइड यानी कि उस साइड का हाथ या पैर उसको गिरने से बचा नहीं पाता है, या फिर जब पेशेंट पैरालिसिस की साइड में गिर रहा होता है तो पैरालिसिस के साइड की तरफ से ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचने में या तो देरी हो जाती है या इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं कि शरीर एक तरफ झुक रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मेरा लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है और मैं लेफ्ट साइड गिर रहा हूं तो या तो मैं अपने बाएं हाथ की मदद से अपने आप को गिरने से बचा सकता हूं, या फिर अगर मैं बाईं तरफ गिर रहा हूं तो जो मेरा दायां हिस्सा है, दाईं गर्दन, दाईं कमर, दायां पैर और दायां हाथ, वो भी मुझे बाईं तरफ गिरने से रोक सकता है। क्योंकि अगर मैं बाईं तरफ गिरूंगा तो मेरी गर्दन दाईं तरफ जाएगी, मेरा कमर भी दाईं तरफ जाएगा। लेकिन जब यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती नहीं है या देरी से पहुंचती है तो दायां साइड भी बैलेंस बनाने में या शरीर को गिरने से बचाने में असमर्थ महसूस करता है। एक और महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से स्ट्रोक के पेशेंट्स बैठकर या खड़े होकर अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं वो ये है कि उनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो आइए अब जो स्पेस में ओरिएंटेशन की जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात की उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपको स्टिक इस पोजीशन में सीधी दिख रही है या इस पोजीशन में, तो आपका जवाब होगा कि मुझे इस पोजीशन में ये स्टिक सीधी दिख रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें स्ट्रोक के पेशेंट को ये सीधा लग ही ना रहा हो और इसकी जगह उसको ये सीधा लग रहा हो? ऐसी सिचुएशन में स्ट्रोक के पेशेंट को जब हम बिठाते हैं तो वो अपने आप ही एक तरफ झुक जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो सीधा बैठा हुआ है। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से जब जब आप उसको बिठाएंगे वो तब तब एक ही तरफ झुकता रहेगा और उसे अपने बैलेंस को बनाने में दिक्कत आएगी। तो एक ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रोक के पेशेंट एक तरफ झुक जाते हैं और अपना बैलेंस बना नहीं पाते। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ हम एक्सरसाइजेस किस तरीके से कराएं जिससे कि पैरालिसिस के पेशेंट या स्ट्रोक के मरीज जल्दी से जल्दी अपना बैलेंस खुद ही बनाने लगें। सबसे पहली बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि जब हम स्ट्रोक के पेशेंट को बिठाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि पेशेंट के दोनों पैर नीचे से टिके हुए होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट ऊंचे काउच पर बैठा हो तो फिर दोनों पैरों के नीचे कोई स्टूल या स्टेपर होना चाहिए, और अगर पेशेंट नीचे काउच पर बैठा हुआ है तो पेशेंट के दोनों ही पैर जमीन से टिके हुए होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट का बैलेंस जल्दी से जल्दी अच्छा हो तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है। पैरों का टिका होना बैलेंस बनाने के लिए कितना ज़रूरी है, आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं अपने पैरों को ज़मीन से हटा लूं और मैं आराम से बैठ जाऊं और मैं किसी और से कहूं कि आप मुझे धक्का दें और मैं अपना बैलेंस नहीं खोऊंगा या मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बैलेंस बना के रखूं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो शुभम, आप मुझे इस तरफ धक्का देने की कोशिश करो, तो आप देख सकते हैं कि मेरे को अपना बैलेंस बनाने के लिए पहले बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है, तभी मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पैरों को पूरा टिका लूं और फिर मैं शुभम से कहूं कि आप मुझे धक्का दो, तो मैं उतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मेरे पैर भी मेरा बैलेंस बनाने में मेरी मदद करेंगे। दूसरी ज़रूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है
कि जो पेशेंट का पैरालिसिस साइड वाला हाथ है उसको भी हम ऐसी पोजीशन में रखें जिससे कि वो पेशेंट की बैलेंस बनाने में मदद कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेफ्ट साइड पैरालिसिस का पेशेंट हूँ और अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड का हाथ अगर सिंपली ऐसे ही रखा हुआ है तो ये मेरे बैलेंस को बनाने में किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी हाथ को मैं इस तरीके से रख पाऊं जिससे कि जब जब मैं इस तरफ जाऊं तो ये संभावनाएं बढ़ जाएं कि ये हाथ भी मेरे बैलेंस को बनाने में मेरी मदद कर सकता है, तो ये भी पेशेंट के बैलेंस को जल्दी वापस लाने में हमारी मदद करेगा। तीसरी जरूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब हम स्ट्रोक के पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग कराएं तो उस वक्त पेशेंट के सामने एक बड़ा शीशा होना चाहिए। अगर पेशेंट अपने आप को शीशे में देख पाएगा तो वो आसानी से महसूस करने लगेगा कि वो कैसे बैठा हुआ है या किस तरफ झुका हुआ है। इस सब के लिए हमें सिर्फ पेशेंट को बोलने ही नहीं पड़ेगा, पेशेंट खुद भी अपने आप को देखकर खुद को सही कर सकता है। अगली जरूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है, जब हम स्ट्रोक के पेशेंट को बिठाते हैं और पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता है, वो ये है कि हम स्ट्रोक के पेशेंट को सहारा कैसे दें और कितना दें। अक्सर ये देखा जाता है कि स्ट्रोक के पेशेंट को जरूरत से ज्यादा सहारा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक के पेशेंट को खुद बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेशेंट को जरूरत से ज्यादा सहारा देना पेशेंट की बैलेंस रिकवरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर हम पेशेंट को जरूरत से ज्यादा सहारा देंगे तो पेशेंट का ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस रिकवरी तभी आएगी जब हम पेशेंट को या उसके ब्रेन को ये एहसास करा पाएंगे कि वो एक तरफ या किसी भी तरफ गिर रहा है। गिरने का एहसास होना बैलेंस रिकवरी के लिए या बैलेंस ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि हमें पेशेंट को सहारा कैसे देना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए जिससे पेशेंट की बैलेंस रिकवरी अच्छी हो सके। तो पेशेंट को जब बिठाया जाता है तो एक प्रॉब्लम पेशेंट के साथ जो होती है वो ये होती है कि पेशेंट ना तो पैरालिसिस साइड वाले हाथ पर ना ही पैरालिसिस साइड वाले पैर पर वजन ठीक से ले पा रहा होता है। साथ ही साथ पेशेंट जरूरत से ज्यादा झुका हुआ भी हो सकता है, क्योंकि शुरू में पैरालिसिस के पेशेंट को सीधा बैठने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पेशेंट के बराबर में आकर बैठ जाना होता है और हमें बैठकर इस तरीके से अपने पैर को पेशेंट के पैर और हाथ के ऊपर रख देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये थेरेपिस्ट मेरे बगल में नहीं बैठा हुआ था तो मैं इस वाले हाथ पर वेट नहीं ले पा रहा था, इस वाले पैर पर भी वेट नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब हम इस तरह से बैठते हैं तो मैं अपने हाथ पर भी वेट महसूस कर पा रहा हूँ और मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे पैर पर भी वजन आ रहा है। अब एक जो प्रॉब्लम रह गई है कि वो ये है कि मैं अभी भी झुका हुआ हूँ, तो इसके लिए आपको पेशेंट की चेस्ट पर इस तरीके से अपना हाथ रखना है और एक हल्की सी डायरेक्शन देनी है पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट ये समझ पाए कि मैं सीधा भी बैठ सकता हूँ। धीरे धीरे हमें पेशेंट के सहारे को जो हम पेशेंट को दे रहे हैं उसे कम करना होता है और पेशेंट को मोटिवेट करना होता है कि वो इस पोजीशन में अपने आप बैठने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थेरेपिस्ट का एक हाथ पेशेंट की चेस्ट के ऊपर है, जिससे कि थेरेपिस्ट लगातार ये संकेत दे रहा है कि मुझे नीचे नहीं आना है, मुझे सीधा रहने की कोशिश करनी है। इसी तरह से जो थेरेपिस्ट का जो दूसरा हाथ है वो पेशेंट की कोहनी से हल्का सा ऊपर है और वो भी लगातार एक संकेत दे रहा है कि मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपनी कोहनी को सीधा करूं और अपने आप को जिस साइड पैरालिसिस है उस साइड गिरने से बचा सकूं। अब इस पोजीशन में थेरेपिस्ट पूरी तरह से पेशेंट के मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। थेरेपिस्ट जब चाहे पेशेंट को पैरालिसिस साइड की तरफ गिरने भी दे सकता है और पेशेंट को मोटिवेट कर सकता है कि वो वापस आने की कोशिश करे। थेरेपिस्ट जब चाहे वो पेशेंट को पीछे की तरफ भी ले जा सकता है, आगे की तरफ भी ले जा सकता है और पेशेंट को नॉर्मल साइड की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो धीरे धीरे इस तरह से हम पेशेंट को ट्रेन कर सकते हैं कि पेशेंट किसी भी तरफ अगर गिर रहा हो तो वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो वापस आ सके। अब कुछ जरूरी एक्सरसाइजेस की बात करते हैं जिससे कि पेशेंट किस तरफ गिर रहा है उसके आधार पर हम एक्सरसाइज का चुनाव करें और पेशेंट की बैलेंस रिकवरी जल्दी आ सके। अब मान लेते हैं कि मैं पीछे की तरफ ज्यादा गिर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इस तरह के काम की जरूरत है जिसके लिए मुझे आगे आना पड़े। तो हम पेशेंट के सामने एक टेबल रख सकते हैं और पेशेंट को बोल सकते हैं कि उस टेबल पे रखे हुए
पेपर पर आप अपना नाम लिखिए। तो जब मैं इस तरह के काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन ये समझने लग जाएगा कि अगर मैं पीछे गिर रहा हूं तो मैं आगे भी आ सकता हूं, तो मैं पीछे गिरने से अपने आप को बचाने लग जाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं बहुत ज्यादा बाईं तरफ गिर रहा हूं तो मेरे को इस तरह के काम देने चाहिए जिसके लिए मुझे दाईं तरफ जाना पड़े। तो मेरा थेरेपिस्ट मुझे बोल सकता है कि बेड पर दूर रखी हुई किसी चीज को उठा के ले आओ। तो ऐसा करने से बार बार मेरे ब्रेन को ये संकेत मिलेंगे कि मैं अगर इस तरफ गिर भी रहा हूं तो भी मैं दूसरी तरफ जाकर अपने आप को गिरने से बचा सकता हूं। पैरालिसिस के पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग कराने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि हम ऐसी कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें और एक्सरसाइजेस का चुनाव कैसे करें जिससे कि पैरालिसिस या स्ट्रोक के पेशेंट में बैलेंस रिकवरी अच्छी हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारियां ना सिर्फ हेमिप्लीजिया पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगी, बल्कि जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स और यंग प्रैक्टिशनर्स जो अभी पेशेंट्स को देखना शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हेमिप्लीजिया रिहैबिलिटेशन सीरीज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड।